नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाया है और इस पद को देने के पीछे की वजह क्या रही है? अविनाश पांडे इससे पहले प्रभारी थे और उससे पहले देखें तो 2022 में प्रियंका गांधी थी। अब इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ यूपी की सियासत में कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाएगी या सिर्फ एक ये कवायद मात्र है? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूपी की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले नितिन श्रीवास्तव जी। नितिन जी, पहला सवाल तो यही है कि राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया जाना 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किस तरह का मैसेज देना चाह रही है? बिल्कुल देखिए ये खासा जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया गया है, प्रभारी बनने से पहले ही उनको यूपी भेजा गया था। लखनऊ में जिस मिशन के तहत वो आए थे, वो पहला मिशन उनका फेल रहा। जो यहाँ के दलित लीडर हैं, आईएएस अधिकारी रहे, उनके बेटे यहाँ से सांसद हैं, बाराबंकी से, लखनऊ से बिल्कुल नजदीक सीट है, तनुज पुनिया। उनके साथ वो गए थे मायावती से मिलने। अनौपचारिक मुलाकात थी, लेकिन किसी तरह का कोई प्लान नहीं था और वहां पर उनको बाहर सिक्योरिटी वालों ने ही वापस कर दिया, ये कहते हुए कि मायावती अभी किसी से नहीं मिलना चाहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो उसको कांग्रेस ने प्रभारी बनाया है, उसका मिशन सिर्फ और सिर्फ दलित मुद्दों को लेकर के है, दलित वोटों पर है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो मिशन कांग्रेस लेके चल रही है, अगर वो मिशन कामयाब होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आने वाले समय में रिवाइवल जो है मिलता दिखाई देगा। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस में कांग्रेस को सीटें हासिल हुई हैं, 7 सीटें, उसको लग रहा है कि आने वाले समय में वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो कैंपेन कर रहे हैं और तमाम तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे प्रदेश लेवल पे हो या फिर राष्ट्रीय इकाई पर, हर लोग अपने प्रदर्शन के जरिए तमाम तरीके से सरकार की विरोध की नीतियां जो है उसको उजागर कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आखिरकार जिस तरीके से आयातित नेताओं की कांग्रेस के अंदर जो उत्तर प्रदेश है उसमें धरपकड़ हो रही है, वो खासा चिंताजनक है। देखिए कांग्रेस का जो एक बेस वोट रहा है, वो ब्राह्मण रहा है, मुस्लिम रहा है, दलित रहा है, सभी वर्गों को लेकर के रही है। और 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। यानी कि तकरीबन 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ज़ीरो हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर देखिए कांग्रेस को अभी यहाँ पर एक जो क्षेत्रीय दल है उसका सहारा चाहिए, भले वो समाजवादी पार्टी रहे या फिर बहुजन समाज पार्टी रहे। क्योंकि बगैर क्षेत्रीय दल के कांग्रेस जो है रिवाइव नहीं हो सकती है, इस बात को मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि राजेंद्र पाल गौतम के सहारे कांग्रेस इस बात पर प्रेशर बनाने में जुटी हुई है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी से या जो भी जिससे फ्यूचर अलायंस होगा, उससे कितनी ज्यादा सीटें हासिल हो सकें। आप देखिए राजेंद्र पाल गौतम अभी यूपी नहीं आए हैं प्रभारी बनने के बाद से, उसके बाद ही उन्होंने तुरंत जो है वहां दिल्ली से ही बयान देना शुरू कर दिया, अखिलेश यादव पर प्रेशर देना शुरू कर दिया और ये कहा कि कांग्रेस अकेले दम पर पूरे यूपी में चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बयानबाजी का मकसद क्या है और क्या वो चाहते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव अच्छे दोस्त हैं। आपने देखा कि 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी अलायंस हुआ था और उसके बाद फिर 2024 के लेकिन लोकसभा चुनाव में अलायंस हुआ। नितिन जी, सियासत में दोस्ती तो ठीक है, दोस्ती पर्सनल लेवल पे आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है, लेकिन जब आप जमीन पर उतरते हैं, सियासी जमीन पर, तो दोस्ती बहुत मैटर तो नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो गुणागणित सीटों की हो जाती है। और इसी से एक सवाल ये भी है कि खास तौर से अगर मान लीजिए कि राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया गया और जितना ज्यादा वो एक्टिवली जमीन पर काम करते हुए नजर आते हैं, तो क्या उससे समाजवादी पार्टी अपने आप को जो है असहज नहीं महसूस करेगी? बिल्कुल देखिए असहज की स्थिति तो है, वही मैं कह रहा था कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और जिस तरह से उनकी नियुक्ति हुई है और जिस टारगेट को लेकर के उनकी नियुक्ति हुई है, उसमें निश्चित रूप से वो असहज की स्थिति है समाजवादी पार्टी के भीतर भी और आने वाले समय में गठबंधन को लेकर के भी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार राजेंद्र पाल गौतम जो है दिल्ली में मंत्री रहे आम आदमी पार्टी की नंबर 2 और 3 की सरकारों में, यानी कि 2024 तक वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे। 2024 के बाद से वो कांग्रेस पार्टी आए हैं, तो आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कितना समझा, उत्तर प्रदेश को कितना समझा। जाहिर सी बात है कि वो दलित लीडर हैं, दिल्ली में उन्होंने काम किया है, उस विभाग के वो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पूरी तरीके से अलग है। यूपी की जो राजनीति है वो जातीय आधारित राजनीति है और इस बात को समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो खोया हुआ जनाधार है, इसके पहले भी आपने देखा 17 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो, 22 का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस लगातार ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर बनाए हुए थी। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से
जो इनके शाहजहांपुर के राहुल गांधी के पुराने दोस्त रहे, केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद, उनके जरिए पूरे यूपी में कांग्रेस ने हिडन तौर पर सर्वे कराया और ये कहा कि जितने भी 1989 के बाद से जो कांग्रेस के लीडर रहे हैं ब्राह्मण, उनको घर घर जाकर के उन्होंने कैंपेन किया। बाद में उसका हश्र क्या हुआ, बीजेपी ने उनके लीडर को ही तोड़ लिया। यानी कि जिस मिशन के तहत आप जिस लीडर को खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी उसको तोड़ ले रही है। तो क्या गारंटी है कि राजेंद्र पाल गौतम आने वाले समय में कांग्रेस में बने रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का उनका जो विचारधारा है वो 2024 से बनी हुई है। इससे पहले वो कांग्रेस से उनका कोई नाता नहीं है। तो इस बात को भी समझना होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रियंका गांधी को उन्होंने रिप्लेस किया है। प्रियंका गांधी को रिप्लेस भले कर दिया हो कागज के तौर पर, लेकिन प्रियंका गांधी का दखल चूंकि नेहरू गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर की सीटें और उसके अलावा 7 लोकसभा सीटें जो मौजूदा स्थिति में है, इन सब पर अगर नजर डालिए तो निश्चित रूप से आने वाला समय, आने वाला घटनाक्रम खासा महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए, जब भी कोई योगी सरकार के खिलाफ कोई मसला उठता है, चाहे भ्रष्टाचार का मसला उठे, चाहे बयानबाजी का मसला उठे या फिर तमाम गलत नीतियों का मुद्दा उठे, कांग्रेस सबसे पहले सड़क पर आकर के प्रदर्शन करती है। भले उसके पास टीम ना हो, उनके पास लोग ना हो, मैसिव मैंडेट ना हो, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वो प्रदर्शन करते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि जिस तरीके से आज अजय राय जो है, अजय कुमार जो लल्लू हैं, तमाम सारे सांसद, तमाम सारे विधायक और उसके अलावा जो इनके अजय कुमार राय हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम था। कल से ही वो अयोध्या में कैंपेन कर लिए थे। आज उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और ये कहते हुए कि वहां पर जो है कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए आप दर्शन नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो मिशन है वो तो अच्छा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है आखिरी वक्त तक। तो इस बात को समझना होगा कांग्रेसियों को भी और इस बात को समझना होगा तमाम पार्टियों को भी। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और सबसे कटु सत्य ये है कि बगैर क्षेत्रीय दल के कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में रिवाइव होना ये बहुत मुश्किल है। नितिन जी, इससे इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि अगर प्रभारी इतने महत्वपूर्ण होते, जबकि आपने देखा कि 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी को लीड कर रही थी और 2024 में अविनाश पांडे, थोड़ा सा एक्सेप्शन माना जा सकता है। तो अगर प्रभारी ही इतने महत्वपूर्ण होते तो कांग्रेस बहुत बेहतर करती हुई नजर आती जमीन पर। तो क्या लगता है कि केवल प्रभारी की नियुक्ति कर देना, पेपर पे नियुक्त कर देना, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कांग्रेस अपने संगठन को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत कर पाती है। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल देखिए, प्रभारी की जहां तक बात है, अविनाश पांडे भी इसके पहले प्रभारी रहे हैं। यूपीए 2 की जब सरकार थी 2012-2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो जो है प्रभारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद क्या हश्र हुआ कांग्रेस का आप सबके सामने है। मसला उस बात का नहीं, मसला इस बात का है कि आखिरकार जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें आपसी सिर पटोवल इतनी है कि अभी भी कांग्रेसी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो हमसे बड़ा कोई दूसरा नेता है। सबसे बड़ा कांग्रेस का ड्रॉबैक ये है, आप यूपी कांग्रेस कमेटी चले जाइए, आपको वहां पर इतने धड़े दिखाई देंगे, इतने गुट दिखाई देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि हम किस ओर बैठे। तो आज भी कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ एकमात्र ये फर्क है, बीजेपी में जो ऊपर से एक बात कह दी जाती है वो पार्टी लाइन की बात नीचे कार्यकर्ता तक आती है। और यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति ये है कि जो पार्टी लाइन ऊपर से कहेगी उसका कोई मतलब नहीं है। हर वर्ग पे, हर जातीय वर्ग पे, हर क्षेत्रीय वर्ग पे, हर जगह अपनी अलग विचारधारा है और यही वजह है। आप देखिए कि अजय राय भी बीजेपी में मंत्री रहे, बीजेपी के नेता रहे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके पहले अजय कुमार लल्लू थे, उड़ीसा के प्रभारी बने, उसको उनको हटा दिया गया। अब कांग्रेस ढूंढ रही है कि कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बन जाए या फिर कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा बन जाए। इसको लेकर के भी कयास लग रहे हैं क्योंकि अच्छा एकाएक जिस नितिन जी, तरीके से हाँ, इन्होंने नितिन प्रभारी। जी, जैसे नितिन जी अभी आपने कहा कि बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश है या कोई मुस्लिम चेहरे की तलाश है। इन सबके बीच एक चर्चा और है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मौजूदा, वो उस पर कोई पिछड़ा मतलब समाज से कोई व्यक्ति आए और दलित पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के साथ 2027 के चुनाव में जाया जाए। तो एक तो ये है। दूसरी चीज है कि फर्ज करिए कि दलित तो प्रभारी हो गया और अगर पिछड़ा मान लीजिए कि प्रदेश का अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का जो है, तो फिर ये सबसे बड़ी चीज है कि समाजवादी पार्टी उसको कहां तक डाइजेस्ट कर पाएगी ऐसी सूरत में। बिल्कुल देखिए, तमाम सारी चीजें हैं। समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फार्मूला है उसमें उसको अगर समझे आप तो सीधे तौर पर उसका मतलब ये है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगला तो उन्होंने अखिलेश यादव ने मजबूरीवश जोड़ दिया क्योंकि अगला छिटके ना उनके तमाम सारे लोग हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। लेकिन उसी वर्ग पर काम कर रही है बीजेपी भी और उसी वर्ग पर काम कर रही है कांग्रेस भी। तो अब कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस समझ रही है कि अगर हम निश्चित रूप से जितना ज्यादा सीटें हम समाजवादी पार्टी पर दबाव बना करके जातीय आधारित हम ले लेंगे उतना मुझे फायदा होगा। अब ये बात अलग है कि उनके कितने भी कार्यकर्ता, उनके कितने पदाधिकारी चुनाव जीतते हैं, ये तो बात की बात है।
कितनी सीटें उनको अलायंस में मिलती है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 60-40 का रेशियो की बात हो रही है, तमाम नेता कांग्रेस की दबी जुबान में बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव 40% सीटें भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को देंगे या दूसरे दल को देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, मौजूदा दौर की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, और ऐसी स्थिति में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश में उसको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तो 10 से 20% जो है सीटें सभी अलायंस को मिलाकर के समाजवादी पार्टी देने के मूड में है। तो अब कांग्रेस के पास जिम्मा है कि वो जाति आधारित सम्मेलन करके जाति आधारित नेता को बना करके दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और ओबीसी कार्ड खेल करके कितना दबाव बना लेती है समाजवादी पार्टी पर, ये महत्वपूर्ण होगा। और इसी मिशन के तहत राजेंद्र पाल गौतम हो या फिर आने वाले इनके भावी अध्यक्ष, उन सब की जो है ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का 27 का सियासी पारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कारवां, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती नजर आएगी। अच्छा, नितिन जी से जुड़ा एक सवाल और है कि जैसे मान लीजिए कि राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया का मतलब ये खबर थी कि वो जाकर के मिलने की कोशिश किए थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि सवाल ये है, यहीं पे उठता है कि अल्टीमेटली जा करके क्या एक कवायद कांग्रेस की तरफ से यह भी की जा रही है कि कम से कम मायावती के साथ गठबंधन का एक रास्ता खोल के भी रखा जाए, क्योंकि अब औपचारिक तौर पर यूपी के जो प्रभारी हैं वो दलित समाज से आते हैं। तो क्या इस तरह की भी संभावना मतलब बन सकती है या बन रही है? हाँ, बिल्कुल देखिए संभावनाएं, देखिए राजनीति में संभावनाएं कभी भी जो है किसी भी से भी हो सकती हैं। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का पैक्ट होगा, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में संभावनाएं जो है किसी को भी लेकर के हो सकती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूं, जितना मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश को, मायावती किसी भी दलित मुद्दे को लेकर के किसी भी दल से, किसी भी व्यक्ति से गठबंधन नहीं कर सकती हैं, इस बात को तय मान लीजिए आप। इसके पहले आजाद अधिकार पार्टी के जो है चंद्रशेखर रावण जो है वो भी कयास किए कि मायावती से पैक्ट हो जाए, उन्होंने बताया, उसके बाद वो स्वयं सांसद बने, अब तमाम तरह से विचारधाराएं हैं। तो मायावती एज ए दलित लीडरान होने के नाते वो कभी नहीं चाहेंगी कि किसी दलित मुद्दे को लेकर के किसी दलित नेता से हम गठजोड़ करें, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी से, जिससे अलग होकर के, जिससे पूरी तरीके, देखिए कांग्रेस पार्टी जब टूटी है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का उदय हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि दलितों का मुद्दा, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर है, एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है, महज एक विधायक है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, कोई एमएलसी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मायावती नहीं चाहेंगी कि जो आने वाले समय में जो उनके कुछ नाम लेने वाले लोग भी हैं वो भी खत्म हो जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो कांग्रेस से और किसी दलित मुद्दे से गठबंधन करेगी। इतनी सारी बातें जी। हो गई। अब एक दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो प्रभारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो यूपी के कंटेक्स्ट में मतलब समाजवादी का, बसपा का, कांग्रेस का, बीजेपी का, इसको इस पर अगर आप रोशनी डाल सकें तो मतलब ये प्रभारी का जो कॉन्सेप्ट है उनसे फायदा क्या हुआ है, थोड़ी सी मतलब संक्षेप में इसको अगर आप बता सकें। देखिए प्रभारी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली बीजेपी के भीतर, कांग्रेस के भीतर तो समझ में आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में इसलिए नहीं है। प्रभारी का पद जरूर उनके पास में, आपने देखा कि यूपी के भी प्रभारी हैं, तमाम स्टेटों के भी प्रभारी बनाए जाते हैं, कांग्रेस में भी, बहुजन समाज पार्टी भी। लेकिन चूंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ऐसी स्थिति में प्रभारी बनाने का मतलब ये होता है कि जो स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो पहले रिपोर्ट जो है प्रदेश की वो अपने प्रभारी को सौंपे, या केंद्र को कोई बात अपनी कहनी है प्रदेश इकाई को, तो वो प्रभारी के माध्यम से कहें, और वो जिलों की समन्वय मीटिंग बना करके एक पूरा सेटअप तैयार करें, एक पूरा ग्राउंड तैयार करें, जिसकी रिपोर्ट वो केंद्र को भेज सकें। केंद्र का मतलब केंद्र सरकार से नहीं, केंद्र की जो केंद्रीय इकाई है इनकी पार्टी की। तो आप सोचिए कि जो इस तरह का सेटअप तैयार करता है, निश्चित रूप से वो बेहतर तो है, लेकिन कारगर कितना होगा, कैसे वो काम करेंगे। कांग्रेस के अभी बहुत सारे, आपने देखा कि प्रियंका गांधी का जो नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जितने प्रत्याशी थे वो नामांकन के बाद में बीजेपी के पक्ष में चले गए, तमाम महिलाएं बीजेपी के पक्ष में चली गई। तो आखिरकार इस डैमेज कंट्रोल को कैसे रोकेगी कांग्रेस। जाति आधारित मुद्दा तो चलिए ठीक है, दलित उठा लेंगे, ब्राह्मण उठा लेंगे, ओबीसी उठा लेंगे, लेकिन अपने नेताओं को आप रोकेंगे कैसे। आपको जैसा मैंने बताया कि जितिन प्रसाद ने लगातार 3 वर्ष मेहनत करी, गांव गांव जाकर के जितने भी ब्राह्मण वोटर थे उन सबको जोड़ने की कोशिश करी, उन सब से उन्होंने बकायदा, जो पदाधिकारी थे बीजेपी के, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उनके परिवार से भी उन्होंने मुलाकात करी कि हमारा आपका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जितिन प्रसाद ही टूट के चले गए बीजेपी के भीतर, अभी मंत्री हैं केंद्र में। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार आप बना तो लेंगे, लेकिन उनको रोकेंगे कैसे। क्या गारंटी है कि आने वाले समय में भी जो पाल साहब हैं वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी
चमकता हुआ सितारा पहचानती है कि आखिरकार उसको पोलर स्टार को कैसे ग्रैब करना है। तो इस बात को भी समझना होगा और इस बात को इस तरीके से समझना होगा, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी की जितनी भी नवरत्नों की टीम थी यूपी की, आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, तमाम सारे लोग हों, दिल्ली की आप बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, सब लोग जो है वो बीजेपी के अंदर चले गए। तो ऐसी स्थिति में यूपी में कांग्रेस अलग थलग है, और अलग थलग ना हो इसके लिए उसको चाहिए कि क्षेत्रीय दल है उनका साथ पकड़े, और उन साथ को पकड़ने के लिए उसको चाहिए कि ऐसी बार्गेनिंग ना करे जिससे कि जो सौदा है वो ना हो सके। ऐसी बार्गेनिंग करे कि सौदा हो जाए और उसका काम भी हो जाए। देखिए कांग्रेस धीरे धीरे जब रिवाइव होगी तभी वो अपनी जो अनंतिम छाप है, जो उसकी जो इसका मिशन है वो छोड़ सकती है। 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है हाशिए पर है। अभी मौजूदा स्थिति की बात कर ली जाए तो इतने गुट हैं कांग्रेस के, कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। तो ये तमाम सारी स्थितियां हैं, इन सब स्थितियों को भांपते हुए राजेंद्र पाल गौतम की दलित के आधार पर नियुक्ति की गई है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा चुनाव का, उसके बाद तस्वीर साफ हो चलेगी कि आखिरकार राजेंद्र पाल की नियुक्ति का मतलब क्या है, और भावी जो अध्यक्ष खोज रहे हैं कांग्रेस का, यूपी कांग्रेस का, वो जो ताज है वो किसके सिर बैठता है। नितिन जी, एक सवाल और है कि कांग्रेस की, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जो गलती रही, उसका नतीजा ये हुआ कि 89 के बाद से यूपी में कांग्रेस जो है सफा हो गई है नहीं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस उसके बाद, मतलब उन ऐतिहासिक गलतियों के बावजूद भी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब होती है। देश के अलग अलग सूबों में भी वो सरकार बनाने में कामयाब होती है, लेकिन जब मसला यूपी का आ जाता है तो वहां पे उनकी पूरी रणनीति जो है फेल हो जाती है। तो क्या, मतलब जो क्षेत्रीय दलों का जो उभार हुआ यूपी में, उस उभार के पीछे की जो वजह है, उसको कांग्रेस के नेता समझते जरूर है, लेकिन एक जमीन पर उसको कभी काउंटर नहीं कर पाए, और यही वजह है कि कांग्रेस में बेहतर नहीं कर पा रही। देखिए, इसके पीछे मुझे जो लगता है कि मैंने 2004 से लेकर के 2014 तक का जो कार्यकाल है कांग्रेस का, यूपीए 1 यूपीए 2 का, बहुत अच्छे से देखा। देखिए 2 चीजों का बहुत फर्क है यहाँ पर। कांग्रेस निश्चित रूप से सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी से योगदान से लेकर के मौजूदा समय तक भी कांग्रेस के अच्छे खासे लीडर हैं, कई स्टेट में सरकार है। लेकिन आपको मैं 2 बातों का एग्जाम्पल दूं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे देश के, उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों के दौरे किए, लेकिन एक बार भी वो यूपी कांग्रेस के कार्यालय नहीं आए। सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन रही, एक बार भी वो यूपी कांग्रेस के कार्यालय नहीं आए। राहुल गांधी हो, तमाम बड़े नेता हो, वो तब आए जब चुनाव के समय हुआ। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री का जो एक फर्क होता है, बतौर मुख्यमंत्री का जो एक फर्क होता है, अगर वो कांग्रेस कार्यालय या अपने प्रदेश के कार्यालय आता है तो निश्चित रूप से मास जो है वो कनेक्ट होती है। आप देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, 14 में बनने के बाद से ही और उसके पहले भी लगातार वो यूपी के दौरे पर रहे। यहाँ तक कि जो उनको अगर अन्य प्रदेशों में जाना हुआ तो वो अगर नहीं मिल पाते हैं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अगर उनको जाना होता है तो एयरपोर्ट पे तमाम सारे पदाधिकारी जो है बीजेपी की वो जाते थे, उनसे वो मुलाकात करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक है वो कनेक्ट हुई उनसे, उनको लगा कि हाँ भाई कोई प्रधानमंत्री है जो हमको बुला रहा है। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस के भीतर क्यों नहीं आई? क्या कांग्रेस के नेतृत्व में ये कमी थी या उनको जानबूझ करके रोका गया? ये तमाम सारे पहलू हैं। लेकिन आप सोचिए अगर तमाम कांग्रेस राज्य के मुख्यमंत्री एक साथ अगर यूपी कांग्रेस आकर के कोई कार्यक्रम करते हैं, यूपी कांग्रेस आकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूपी कांग्रेस में का कोई सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो निश्चित रूप से क्या वो खबर नहीं बनेगी? आप सोचिए कोई भी बीजेपी का स्टेट होता है, सारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो चले जाते हैं चुनाव प्रचार में, कैंपेन करते हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस का कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो या उनके मनमोहन सिंह रहे हों, वो किसी राज्य में आकर के राज्य की तारीफ नहीं किए, किसी राज्य के प्रदेश कार्यालय में नहीं आए। तो आखिरकार ये जो कमियां हैं, इन कमियों को जो है कांग्रेस को समझना होगा, और जब तक कोई बड़ा नेता आकर के सिर पर हाथ नहीं रखेगा तब तक छोटा लीडर जो है वो अपने आप को असहाय महसूस करेगा। और यही स्थिति हुई है यूपी कांग्रेस के साथ में। जब से नया कार्यालय बना है, पूरी तरीके से कार्यालय है, चाक चौबंद है, बड़ा कार्यालय है, लेकिन बावजूद उसके उनके पास नेताओं की कमी है। उनके पास इतने गुट हैं कि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी अगर आते हैं यूपी बीजेपी के ऑफिस मीटिंग करते हैं, तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहले से आके सेटअप कर लेते हैं। तमाम उनके लोग तय हो जाते हैं कि कौन-कौन उनसे मुलाकात करेगा, कौन-कौन मीटिंग में रहेगा, कौन-कौन से मिशन है, यहाँ तक कि आप देखिए कि यूपी में कौन-कौन मंत्री बनेगा ये लिस्ट भी केंद्र से आती है। तो आखिरकार इस तरह की स्थितियां जो है वो बीजेपी कांग्रेस के भीतर यही फर्क है। तो इस फर्क को समझना होगा कांग्रेस को, और जब तक इस फर्क को कांग्रेस नहीं समझ पाएगी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आने वाले समय में रिवाइव कर पाएगी, चाहे वो क्षेत्रीय दल के सहारे हो या खुद से हो। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम की जो प्रभारी के तौर पर नियुक्ति हुई है, चुनाव से ऐन पहले,
तो वो केवल पेपर पर कांग्रेस को यूपी में मजबूत करने की कवायद है। जमीन पर उसका जो असर है वो शायद नजर ना आए। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं क्योंकि देखिए राजेंद्र पाल गौतम स्वयं 2005 से लेकर के 2000 जब से कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 2015 से 2024 तक वो आम आदमी पार्टी के साथ रहे, लगातार 2 बार मंत्री रहे और अब एकाएक वो दलित मूवमेंट कांग्रेस के लिए बताएंगे। आप सोचिए, जो व्यक्ति कांग्रेस की सरकार के खिलाफ दिल्ली में मंत्री रहा हो, भाई शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने मैंडेट मिला आम आदमी पार्टी को, यानी कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ उसने प्रचार करके अपनी न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि वो मंत्री बना रहा केजरीवाल कैबिनेट में। वो व्यक्ति कांग्रेस की नीतियों को उत्तर प्रदेश में बताएगा, ये बात कैसे पब्लिक को हजम होगी? आप खुद सोचिए। मैं अगर आपका विरोध कर रहा हूं तो आपके चैनल पर कैसे बैठूंगा? तो ये चीजें पब्लिक समझ रही है आखिरकार किस लिए बैठाला गया है, किन वजहों से बैठाला गया है और क्या बार्गेनिंग करना चाहती है कांग्रेस। देखिए कांग्रेस के तमाम नेतृत्व हो, जो शीर्ष नेतृत्व, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो समाजवादी पार्टी से है। अभी आपने देखा कि परसों का ही हाल है, इलाहाबाद जाकर के अखिलेश यादव ने उज्जवल रमन सिंह से मुलाकात की, जो रेती रमन सिंह वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन उज्जवल रमन सिंह अभी कांग्रेस के टिकट पर जो है वो एमपी है वहां पर, उन्होंने मुलाकात करी, वो बेकायदा लेने भी गए, छोड़ने भी गए। तो कांग्रेस का जो भले सिंबल जरूर हो लेकिन वो नेता समाजवादी पार्टी के ही कहे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति है कि जो उनके नेता हैं तमाम सारे वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े हैं। तो इन बातों को समझते हुए आने वाले समय में जो एक बार्गेन की लड़ाई है, मुझे लगता है उसी के तहत सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति की गई है और इस नियुक्ति का असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि जब तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश पर जोर नहीं लगाएगा, भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रम नहीं करेगा यूपी में, तब तक कांग्रेस का रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने ये बताया जो है कि कांग्रेस की एक ये परंपरा बनी रही है, खासतौर से 89 के बाद यूपी के संदर्भ में, कि वो पेपर पे तो काम करती हुई नजर आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो कभी नजर नहीं आया। और राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति एक उसको टेक्निकली आप प्रभारी के तौर पर मान सकते हैं, लेकिन जमीन पर जिस तरीके से केवल चुनाव से कुछ महीने पहले नियुक्ति हुई है, अब वो कितना असर दिखा पाएंगे यह देखने वाली बात है। और खासतौर से ये वो शख्स रहे हैं जो कांग्रेस को पानी पी पी करके गाली भी देते थे, और अब वो यूपी में कांग्रेस के प्रभारी बन चुके हैं। तो नितिन जी, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद।